जी, गुड इवनिंग। देखिए भाई, ध्यान से सुनना है, बहुत बहुत ही ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मौर्य काल हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसका एक पार्ट हमारा बचा हुआ है, वो है मौर्य कला। मौर्य कला और मौर्योत्तर कला, एक जगह दोनों को एक जगह समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगी। मौर्य कला और मौर्योत्तर कला को थोड़े डिफरेंस बताऊंगा दोनों के अंदर। तो हम शुरू करते हैं आज अपना नेक्स्ट पार्ट, और ये है हमारा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। देखिए स्टूडेंट, जिसका जो भी डाउट रहेगा वो बाद में पूछ लेना है, पहले ध्यान से समझना है बस एक एक चीज को। जब आप मौर्य के बाद में इसके मौर्योत्तर काल के अंदर आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको कई सारे परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसमें अलग अलग डायनेस्टी के शासकों को आप पढ़ते हैं यहाँ पे। चाहे उनमें सबसे पहले अगर भारतीयों में आप बात करते हैं, तो चाहे उनमें शुंग डायनेस्टी हो, चाहे उनमें कणव डायनेस्टी हो, चाहे उनमें जो है सातवाहन डायनेस्टी हो, या दूसरे आंध्र चेदी या जिसका खारवेल शासक था, अलग अलग वंश यहाँ पे हमारे आए। और इसी समय में आप समकालीन समकालीन जो स्थिति आप देख रहे हैं, इसी स्थिति के अंदर आप भारत में यवनों के आक्रमण भी देख रहे हैं। आप भारत के अंदर यहाँ पे शाक्य के आक्रमण भी देख रहे हैं। भारत में आप जो है पल्लव और कुषाण के आक्रमण भी आप देख रहे हैं। तो इस टाइम फेज के अंदर ये सारी चीजों को आपने पढ़ना है, ये माइंड सेटअप आपने बना लिया है। तो हम जो आज के अपने इस क्लास के अंदर जो कंप्लीट करने वाले हैं, वो है शुंग डायनेस्टी और कणव डायनेस्टी। अब हर चीज को मैं जो यहाँ पे शुंग डायनेस्टी के अंदर पढ़ाऊंगा, तो वो हर चीज, क्योंकि आप मौर्य पढ़ के आए हैं, तो मैं उसको मौर्य से ही रिलेट रिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा। मौर्य काल से ही रिलेट करके आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि चीजें जो है आसान वे में ये अपने बन के आएगी। चीजें आसान तरीके से ये बन के आए, अगर आप इस वे में, आप इस फॉर्मेट में आप जो है यहाँ पे पढ़ते हैं शुंग और कणव डायनेस्टी को। तो आपके सामने ये दो फोटो आपको दिख रहे होंगे। एक फोटो ये आपका जो नाम है यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको। इधर जो दूसरे जो साधु वेश में है, जो बिल्कुल एक योगिक अवस्था के अंदर है, आपने जान भी लिया होगा कि भाई पुष्यमित्र शुंग के दरबार में इनके दरबारी कौन थे। तो आप जानते हैं कौन थे भाई, वो थे आपके पतंजलि। नाम, क्योंकि देखिए हमें नाम सुना होता है सारा का सारा, कि हाँ एक प्राचीन भारत में पतंजलि नामक ऋषि है, या प्राचीन भारत के अंदर आप कालिदास को जानते हैं, पाणिनि को जानते हैं, भास को जानते हैं, या इस प्रकार ऐसे बहुत सारे प्राचीन विद्वानों को आप जानते हैं। लेकिन हमें ये चीजें नहीं जानकारी होती कि कालिदास किसके दरबार में था, पतंजलि किसके दरबार में था, भास किसके दरबार में था, या दूसरे जो विद्वान है वो और किसके दरबार में है। तो ये इमेज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो ये चीजें तो अब आपने यहाँ पे देख ली होगी कि ये जो इधर है ये आपका पुष्यमित्र शुंग है, और ये जो इधर आपको शो हो रही है पेंटिंग में, यहाँ पे आपकी इसको पतंजलि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि भाई जो साम्राज्य 323 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, अब उस साम्राज्य का विघटन जो आप यहाँ पे देखते हैं, उस साम्राज्य का विघटन यहाँ पे 185 या 184 ईसा पूर्व के अंदर आप यहाँ पे देखते हैं। यानी कि सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर आप इसका पतन यहाँ पे आप देखते हैं मौर्य काल का। अब पतन को लेकर जिस प्रकार मौर्यों की उत्पत्ति पे विवाद हुए थे, इसी प्रकार जो है शुंगों की उत्पत्ति पर भी विवाद है, और शुंगों का गद्दी पर बैठने पर भी विवाद है कि शुंग कैसे सत्ता स्थापित यहाँ पे की। वहां तो आपने देखा कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम नंद शासक को पराजित किया, या यवनों को पराजित किया। तो यहाँ पे जब आप पुष्यमित्र शुंग को आप देखते हैं, अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत यहाँ पे आपको जानने को मिलता है। क्या मत मिलता है, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि भाई जो बौद्ध धर्म जो 6 सेंचुरी बीसी में स्थापित हुआ था, जिसको लोकप्रियता जो है मौर्य काल के अंदर मिली थी, या जैन धर्म को लोकप्रियता चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दी गई थी, और दूसरे शासकों के द्वारा जो है जैन बौद्ध आजीवक धर्म को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। और आपने एक चीज देखी कि 6 सेंचुरी बीसी में जो हमारा ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म का डिग्रेडेशन आपने लगातार होते हुए देखा, पतन होते हुए देखा, कि अब जो है इनकी लोकप्रियता लगभग लगभग समाप्ति की ओर थी। लेकिन जब आप ये टाइम पीरियड आप पढ़ते हैं, यानी कि पुष्यमित्र शुंग को आप दोबारा से पढ़ते हैं, यानी कि ब्राह्मण धर्म की दोबारा से
पुनरुद्धारक इनको बोला जाता है, यानी कि पुनर्वैदिक काल दोबारा से इस काल को बोला जाता है कि इन्होंने जो है एक बार फिर जो है यहाँ पे ये जो बौद्ध जैन इनके शासक जो थे उनको समाप्त करके अपना ब्राह्मण धर्म का दोबारा से इन्होंने उसको यहाँ पे जागृत इनको इनके द्वारा यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे आप नॉर्मल सी देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी चीज रटने वाली चीज नहीं है भाई। यहाँ पे आपको कि जैसे कि आपको बोला जाता है कि ये बातें कौन से बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ के ये बातें बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, जैन ग्रंथ में मिलती है, शुंगों के बारे में या मौर्यों के बारे में। तो आप आसान तरीके से एक चीज सोचना भाई, अगर आप में थोड़ा सा दिमाग इतना तो है कि अगर आप सोचेंगे कि मौर्य के बारे में कोई भी बौद्ध ग्रंथ लिख रहा है, तो आप बताइए कोई भी बौद्ध ग्रंथ अशोक के बारे में उल्टी सीधी बात लिखेगा? कोई भी बौद्ध ग्रंथ अशोक के बारे में उल्टी सीधी बात लिखेगा, यानी कि कोई निचले स्तर की बात लिखेगा अशोक के बारे में? नहीं लिखेगा, क्योंकि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को माना था। कोई भी जो है ग्रंथ, जैन ग्रंथ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई गलत चीज लिखेगा, गलत चीज प्रकाशित करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। तो आप एक बात बताइए, जब अशोक बौद्ध को मानना है, चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानना है, तो क्या ब्राह्मण ग्रंथ जो है अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई अच्छी बात लिखेंगे, यानी कि उनकी उत्पत्ति के बारे में या उनके बारे में? तो वो असलियत यही बताते हैं कि ये नई शूद्र जाति से थे या इस प्रकार। तो आप यहाँ पे जब आप मौर्योत्तर काल के अंदर आते हैं, यानी कि शुंगों का इतिहास आप जब पढ़ते हैं, तो क्योंकि शुंगों ने जो है ये ब्राह्मण धर्म के थे, ये भी बताऊंगा कि कहां पे इनको भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है, कहां पे इनको कश्यप गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। वो ब्राह्मणों में भी अलग अलग यहाँ पे मतभेद है कि किसी ने बोला है कि ब्राह्मण धर्म ये कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे, किसी ने बोला है ये जो है आपके कश्यप गोत्र के साथ में ये जो ब्राह्मण है ये आपके इसके भारद्वाज गोत्र के हमारे ब्राह्मण थे। तो चीजें अलग अलग निकल के आ रही है। तो आप बताइए क्या कोई बौद्ध ग्रंथ इनके बारे में अच्छे वर्ड निकालेगा? भाई बौद्ध ग्रंथ जो है इनके बारे में बोलेगा कि हाँ शुंग डायनेस्टी के अंदर ये सब चीजें, ये सब वो बातें हुई है ना। तो आप चाहे बौद्ध ग्रंथ आगे बताऊंगा कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है। भाई दिव्यावदान यही बोल रहा है कि ये बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में है, बौद्ध धर्म को नष्ट करने वाले हैं। दिव्यावदान में इस चीज की जानकारी हमें मिलती है। ये बताया जाता है, ये तो हालांकि ये तो ये बताता है कि पुष्यमित्र जो है वो मौर्यों का ही अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य डायनेस्टी का ही अंतिम शासक था। तो यहाँ पे आप पुष्यमित्र शुंग का ये चेहरा देख लीजिए बस ध्यान से। और आगे चलकर ये तो शुंग डायनेस्टी है, आगे इसमें कर्ण वंश आएगा, वो भी ब्राह्मण धर्म को मानने वाला होगा। आगे इसमें सातवान डायनेस्टी आएगी, वो भी ब्राह्मण धर्म को मानने वाला होगा। सातवान वंश भी तो ब्राह्मण धर्म को मानता था ना, अगर याद आया हो थोड़ा बहुत, कि जो अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाता था, माता का नाम अपने नाम के आगे लगाता था, वही सातवाहन डायनेस्टी की मैं बात कर रहा हूं, है ना। और आप देखिए कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं जब पूछता हूँ कि बताइए सातवाहन डायनेस्टी जो है वो पैटर्नल था या मैटरनल था, यानी कि मातृ सत्तात्मक था या वो पितृ सत्तात्मक था। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो बोल देते हैं कि नहीं जो है सातवाहन डायनेस्टी वो मातृ सत्तात्मक था। नहीं, क्योंकि बस ये नाम माता को सम्मान देते थे और इसी वजह से इन्होंने नाम आगे लगाया है। अदरवाइज जो समाज था वो आपका पितृ सत्तात्मक था, जो समाज था वो आपका पितर सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता कैसा समाज था? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का समाज था? मात्र सत्तात्मक था या पितर सत्तात्मक था? हड़प्पा मात्र सत्तात्मक था। वैदिक काल किस प्रकार का समाज था? पितर सत्तात्मक था या मात्र सत्तात्मक था? वैदिक काल किसका पितर सत्तात्मक था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है नॉर्मली कि भाई कौन सा काल किस प्रकार का था। तो शुंगों के बारे में जब आप इतिहास, शुंगों का इतिहास आप पढ़ते हैं भाई, कि शुंगों के बारे में सामान्य परिचय आप पढ़ते हैं, तो नॉर्मली इतना ही जानते हैं कि 184 ईसा पूर्व के अंदर ये हमारा अंतिम शासक जो मौर्यों के अंदर हुआ करता था, जो आपने देखा कि बृहदर्थ नामक अंतिम शासक हुआ करता था। और बृहदर्थ की जीवन लीला समाप्त करने के बाद, बृहदर्थ की हत्या करने के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग जो है ये राजगद्दी पर बैठा और शुंग डायनेस्टी की इनके द्वारा स्थापना यहाँ पे की गई। और इसी प्रकार आप देखेंगे लगभग 8-10 शुंग शासकों का इतिहास यहाँ पे आप जानेंगे, कौन कौन से वे शुंग शासक है
हालांकि मेनली जो आप इतिहास पढ़ते हैं वो पुष्यमित्र शुंग का पढ़ते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अग्निमित्र के बारे में पढ़ते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो है वासुदेव वासुमित्र के बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हैं। और तो बस आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्रोनोलॉजी के अंदर ही आपने सेट करने हैं, और वो क्रोनोलॉजी के अंदर ही आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा और कहीं ज्यादा पढ़ने की इसको जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है भाई। तो ठीक है, तो सामान्य बात आपको इतनी याद रखनी है। अब आप आगे देखिए, इनके ग्रंथ देखिए, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और जो भी सोर्स इनके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूं, अगर मैं ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूं, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर आप यहाँ पे नाम देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले तो महाभाष्य देख लीजिए, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। तो आपको मैंने फोटो दिखाया कि ये पतंजलि है, ये इनके पुरोहित हुआ करते थे। इतनी बात तो नॉर्मली है कि इतनी बात तो आप लोग जानते ही है। पर बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन पुस्तकों के अंदर आगे किन चीजों की जानकारी मिलती है। इन पुस्तकों के अंदर आगे किन चीजों की जानकारी मिलती है, जैसे कि महाभाष्य में यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। महाभाष्य में यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ, पुष्यमित्र शुंग के समय में भारत में यवन आक्रमण हुआ था। ये जानकारी महाभाष्य में मिलती है। और ऐसा है, आपने इसको ये भी याद रखना है कि क्या सिर्फ ये महाभाष्य में मिलती है ऐसी जानकारी कि जो है यवनों का आक्रमण हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है महाभाष्य में नहीं मिलती है। यही जानकारी आपको गार्गी संहिता में भी मिलती है। यही जानकारी आपको गार्गी संहिता में भी मिलती है, और यही जानकारी आपको मालविका अग्निमित्रम में भी मिलती है। यही जानकारी आपको मालविका अग्निमित्रम में भी मिलती है। यही जानकारी आपको मालविका अग्निमित्रम में भी मिलती है। चाहे पतंजलि के महाभाष्य की बात करें, चाहे आप गार्गी संहिता की बात करें, चाहे आप मालविका अग्निमित्रम की बात करें, तो इन सभी में यवन आक्रमणों की जानकारी मिल सकती है। तो सीधा सा एक क्वेश्चन तो यही बन गया आप लोगों से। मैं अक्सर एक चीज देखता हूं, कल की क्विज में मैंने बहुत ही ध्यान से सभी का एक एक आंसर देखा, और मैंने एक चीज नोट की कि जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, आप लोग ये क्विज करने वाले हैं। देखिए टेलीग्राम पे तो भीड़ है, मतलब जो वो देख रहा हूं मैं कि वो 900 लोग, कितने लोग जुड़े हैं, 40-50 लोग आप ही लोग क्विज करते हैं वहां पे। और मैं आप लोगों में से एक चीज देख रहा हूं कि आप लोगों ने कई क्वेश्चन, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन, आप लोग गलत कर देते हैं। टाइम कम पड़ रहा है क्या? क्विज के अंदर टाइम शॉर्ट पड़ जाता है क्या? या मतलब आप क्या तैयार नहीं कर पाते हैं? 30 के बाद में सीधा 45 सेकंड होती है, उसमें समस्या ये है, 35 नहीं होती, 40 नहीं होती। समस्या ये है टाइम वाली कि इसमें जो है 35 नहीं होती, 40 नहीं होती, 45 होती है, और 45 में बहुत ज्यादा हो जाती है कई बार, फिर है ना, या 45 भी करना पड़ेगा। 45 में ज्यादा हो जाएगा। अब थोड़ी आदत डाल लो ये फास्ट की, ये फास्ट की आदत डाल लो एग्जाम में, फिर है ना वो आपको, क्योंकि टाइम बहुत मिलता है और आपको कहीं की शिकायतें रहती है कि जो है टाइम कम मिल रहा है, टाइम कम मिल रहा है, इसी की आदत डाल लो, है ना। इसी में चीजें गलत होनी है ना। अब वैसे तो मैं पकड़ सकता हूं, लेकिन एक एक का कैसे पकड़ी जाएगी कि भाई हाँ आपने क्वेश्चन क्यों गलत किया, या निकिता क्यों गलत किया, या आपने पल्लवी क्यों गलत किया है क्वेश्चन, है ना, वहां पे देखा नहीं जाता। आप खुद ये एनालिसिस करा करो उसका कि जो है कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है। तो ब्राह्मण ग्रंथ हमारे हैं, मालविकाग्निमित्रम में भी यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, या इसके अंदर भी आपको यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, इसके अंदर भी। अच्छा एक ग्रंथ है आपका यहाँ पे, बाण भट्ट का हर्षचरित। इस हर्षचरित को देखेंगे, ये आप देखिए बाण भट्ट का जो हर्षचरित है ना, आपको ये पता चल गया होगा नाम से ही, हर्ष के नाम से ही, कि हर्ष के बारे में लिखी गई, यानी कि हर्ष के बारे, यानी कि हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया इतिहास है ये। आपका हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया इतिहास है, यानी कि बाण भट्ट कौन था? वो हर्ष का दरबारी था। बाण भट्ट कौन था? वो आपका हर्ष का दरबारी था। हर्षचरित लिखी थी बाण भट्ट ने। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं भाई, जब बाण भट्ट ने आपकी हर्षचरित लिखी थी, ये जो तुलना करता है, ये इनको जो पुष्यमित्र शुंग को बताता है, ये इनको अनार्य बताता है, ये इनको अनार्य बताता है, ये उनको निम्न उत्पत्ति का बताता है, ये इनको निम्न उत्पत्ति का बताता है। लेकिन आप सोचेंगे क्या इनकी जाति को, जाति के आधार पे इनको अनार्य बताता है? क्या इनको निम्न उत्पत्ति का जो बताता है जाति के आधार पे बताता है? तो आप बोलोगे नहीं,
ये जाति के आधार पे इनको निम्न उत्पत्ति का नहीं बताता, जाति के आधार पे इनको अनार्य नहीं बताता, और किस वजह से अनार्य बताते हैं? ये बोलते हैं कि भाई जब हम किसी के सेवक हैं, हम किसी के दरबारी है, मान लीजिए ये राजा है और हम यहाँ पे सेनापति है, और हम अपने सेनापति की ही हत्या यहाँ पे कर रहे हैं। भाई पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा की तो हत्या की थी, व्रैदत उनके राजा का ही तो नाम था ना। तो अपने राजा की, अपने स्वामी की हत्या करने के बाद ही तो पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा था। कोई भी व्यक्ति है जब अपने राजा की, अपने स्वामी की, अपने किसी की भी है अवहेलना करता है, तो यहाँ पे उसको इस प्रकार जो है उसको अनार्य या निम्न उत्पत्ति का बताया है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी की हत्या करके वो गद्दी पर बैठा था। बात समझ में आ गई? तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सा लेखक है या कौन सी रचना है मौर्योत्तर काल की जहां पे पुष्यमित्र शुंग के लिए अनार्य या निम्न उत्पत्ति का शब्द का प्रयोग हुआ है, अनार्य या निम्न उत्पत्ति के शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप सीधा सा बोलेंगे कि वो रचना है बाण भट्ट की हर्षचरित रचना है। पतंजलि के महाभाष्य में मैंने सीधा बताया यवनाक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है कि यवनों ने, साकेत एक स्थान है, साकेत को, माध्यमिका को इनको बुरी तरीके से रोंद डाला। तो ये चीजें तो क्वेश्चन में बनती है भाई कि साकेत को, साकेत माध्यमिका तक जो है यवनाक्रमण के बारे में जानकारी कौन सा ग्रंथ देता है? तो आप बोल देते हैं कि ये अपना पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। जब आप गार्गी संहिता की बात करते हैं जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी यवनों के बारे में जानकारी देता है कि ये बोलता है साकेत, पांचाल, मथुरा ये जीतते हुए पाटलिपुत्र तक जो है ये हमारे यवन जो है आ पहुंचे थे। तो प्रॉपर यही स्टेटमेंट आएगी कि कौन सा दरबारी बताता है या कौन से रचना के अंदर मिलती है कि ये जो यवन थे ये पाटलिपुत्र तक आप पहुंचे थे मथुरा, पांचाल, साकेत को जीतते हुए। तो आप बोलोगे कि गार्गी संहिता के अंदर जानकारी मिलती है, गार्गी संहिता के अंदर ये जानकारी आपको मिलती है। देखिए आपने मगध साम्राज्य स्थापित हुआ, मगधों ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? मगधों ने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। मगधों ने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। मगधों के बाद में जब आप आगे चलते हैं मौर्य वंश आ जाता है, कई सारे वंश पहले भी आते हैं। तो मौर्यों ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। अब आप मौर्यों के बाद में मौर्योत्तर काल में आ गए। मौर्योत्तर काल में राजधानी कौन सी होगी? पाट मौर्योत्तर काल में इनकी इनकी राजधानी, मतलब शुंगों की राजधानी, मैं यवन तक पहलुओं की नहीं पूछ रहा हूं। उन्होंने तो अपनी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग राजधानी उनकी अपनी उन्होंने बनाई है, अलग अलग जगह पे अलग अलग राजधानी बनाई है। अच्छा ये तीसरा ग्रंथ है मालविका अग्निमित्रम, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये प्रेम प्रसंग है। ये जो मालविका अग्निमित्रम है किसकी किसकी कहानी है? मालविका और अग्निमित्र की। ये किस किस की कहानी है भाई मालविका अग्निमित्रम में? मालविका की और अग्निमित्रम, अग्निमित्र की। ये अग्निमित्र किसका बेटा था? ये आप जानते हैं कि अग्निमित्र जो था ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। ये क्या जानकारी देता है भाई मालविका अग्निमित्रम? मालविका अग्निमित्रम भी इनके बारे में जानकारी देता है कि इनके साथ में इनका आक्रमण हुआ। लेकिन यहाँ पर एक अक्सर एक विवाद रहता है, क्योंकि आप जानते हैं मालविका ये अग्निमित्र को कहाँ पे कहाँ का अधिकारी बनाया हुआ था, कहाँ का क्षेत्र सौंपा हुआ था अग्निमित्र को? आप बताइए अग्निमित्र को कहाँ का क्षेत्र सौंपा हुआ था भाई? विदिशा का। विदिशा कौन से स्टेट में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है क्या? मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हैं कि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, हाँ सिंधु नदी के किनारे जो है आक्रमण होता है और वासुमित्र लड़ता है यहाँ पे ये सिंधु के किनारे। लेकिन यहाँ पे सिंधु के बारे में कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि सिंधु जो है काली सिंधु यानी कि जो एमपी के अंदर है, या कुछ इतिहासकार बोलते हैं नहीं जो पश्चिम उत्तर भारत के अंदर जो सिंधु नदी है उसी सिंधु नदी का वर्णन है। ये प्योरली स्पष्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे यवनों को पराजित करते हैं। यवनों को पराजित कौन करता है भाई? यवनों को पराजित अग्निमित्र करता है या वसुमित्र करता है? वसुमित्र करता है या अग्निमित्र करता है? देखिए जानकारी तो मालविका अग्निमित्र में मिलती है, लेकिन जो पराजित करते हैं वो आपका वसुमित्र करते हैं। वो पराजित आपका कौन करते हैं भाई? वसुमित्र आपका करते हैं। तो मालविका अग्निमित्रम महाभाष्य गार्गी संहिता, कभी भी पूछूं मैं आप लोगों से कि बताइए
यवन आक्रमणों के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप इन तीनों स्रोतों का नाम यहाँ पे ले लेंगे। तीनों स्रोतों का नाम यहाँ पे ले लेंगे। एक आपका जैन ग्रंथ और मिलता है, और जैन जैन ग्रंथ कौन सा है आपका जो इसके बारे में जानकारी देता है, वो है आपका थेरावली। जैन ग्रंथ कौन सा है भाई आपका, थेरावली। बस इतना इसका इसके बारे में तो ये पूछा जाएगा, इसके लेखक कौन है, थेरावली के लेखक कौन है, थेरावली के लेखक मैरुतुंग। और ये कब जानकारी देता है, किसके टाइम पीरियड पे, क्या ये टाइम पीरियड के साथ में थे क्या, सेकंड बीसी में था क्या ये मैरुतुंग जो है, जो थेरावली लिखता है, ये कौन से टाइम फेज के अंदर था, ये कौन से टाइम फेज के अंदर था भाई मैरुतुंग, ये किस टाइम फेज के अंदर था भाई, किसके समय में था, ये कब था। निकिता आंसर तो दे रही है, हाँ बोली बोली, सही बोली, सही जा रही है निकिता। ये 14th सेंचुरी के अंदर, ये आपका 14th सेंचुरी के अंदर था, 14th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे देखते हैं कि भाई बौद्ध ग्रंथ में हमारा दिव्य अवदान आता है, बौद्ध ग्रंथ में हमारा दिव्य अवदान आता है, जो कि बौद्ध धर्म के संगारक के रूप में पुष्यमित्र शुंग को यहाँ पे इंगित करता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म का जो है विनाश किया है। इन्होंने ये बोला जाता है कि पुष्यमित्र ने ये बोला लोगों से कि अशोक को महान क्यों बोलते हैं, या अशोक को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली। तो लोगों ने बोला कि उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए, लोगों ने बोला उन्होंने बहुत सारे वेदिका, ये आपने देखा कि राज ये बनवाया, ये अच्छा ठीक है। तो जो चीजें उन्होंने बनवाई, मान लीजिए कि जैसे ही बताया कि 84,000 स्तूप उन्होंने बनवाए, तो स्तूपों को नष्ट करा दिया इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने स्तूपों को नष्ट करा दिया, कि जिस कारण उनको याद किया जाता उनकी, तो उसी चीज को इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। तो आप एक चीज भी देखते हैं कि बहुत सारे जो उनके समय में मौर्यकालीन जो कला थी, इन्होंने उनको नष्ट करने का काम इनके द्वारा यहाँ पे किया गया। अब ये तो थे आपके इनके साहित्यिक स्रोत, अब इनके कुछ पुरातात्विक स्रोत भी है, अब इनके कुछ पुरातात्विक स्रोत भी है भाई। पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से स्रोतों को आप पढ़ते हैं, इनमें आप देखिए पुरातात्विक स्रोतों में एक तो है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है अयोध्या का लेख। सबसे पहली चीज जो भाई काम की है आपके, वो तो यही बता देनी है कि अयोध्या का लेख किसने लिखा। या दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसनगर लेख, बेसनगर लेख किसका है। या तीसरा आप देख रहे हैं भरूत लेख। तो ये चीजें सबसे पहले तो नाम ही देख लो इनके। हमें तो यही नहीं पता हो पाता कई बार कि अयोध्या का लेख किस टाइम पीरियड पे लिखा हुआ था। तो अयोध्या का जो लेख लिखा गया था, वो धनदेव के द्वारा लिखा गया था, वो आपका धनदेव के द्वारा। और यहाँ पे जो धनदेव आप देख रहे हैं, धनदेव जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये अयोध्या वाला, इनकी इंपोर्टेंस क्यों है, क्यों इनको इतना महत्वपूर्ण बनाया गया है, क्यों दिया गया है इनको। इन्होंने बोला है कि हाँ, इन्होंने बोला है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ की। ये इंपोर्टेंस है इसकी, ये इसकी इंपोर्टेंस है कि अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, या पुष्यमित्र शुंग के जो अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किए थे। अश्वमेध यज्ञ समझते हैं भाई, जब अगर आपने रामायण देखी होगी या वो देखा होगा, जब वो अपने घोड़े को छोड़ देते हैं कि भाई अब हम विश्व विजेता, यानी कि विजेता वाली कैटेगरी में है ना सम्राट, अश्वमेध। तो पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, ये जानकारी मिलती है आपको धनदेव के अयोध्या लेख से। दूसरा आप देख रहे हैं, ये जो आप बेसनगर देख रहे हैं, ये बेसनगर जो लेख है, ये किसका है भाई, ये आपका हेलियोडोरस का। बेसनगर जो लेख है, ये है आपका हेलियोडोरस का। अच्छा, जो आज हम देखते हैं भागवत धर्म, हम बोल देते हैं भागवत धर्म, भागवत धर्म, ये भागवत धर्म के सबसे पहली बार जो है साक्ष्य है, या सबसे पहली बार जो जानकारी जो मिलती है भागवत धर्म की लोकप्रियता की, या भारत के अंदर जो जानकारी मिलती है, वो आपको बेसनगर लेख से ही मिलती है, वो आपको बेसनगर लेख से ही मिलती है। गरुड़ स्तंभ जो है इस लेख पर खुदा हुआ था, और भागवत धर्म के बारे में लोकप्रियता जो है ये यहीं पे मिलती है। और ये हेलियोडोरस जो था, ये राजदूत हुआ करता था, ये एम्बेसेडर हुआ करता था। ये किसका राजदूत था, अगर राजदूत पूछे किसका राजदूत था, जैसे आपने मेगास्थनीज को देखा ना, कि मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, या फिर आपने डाइमेकस को देखा कि वो राजदूत था। तो हेलियोडोरस किसका राजदूत था, तो आप बोलोगे एंटियाल किड्स,
नाम याद रख लो भाई, एंटियाल किड्स। एंटियाल किड्स, एंटियाल किड्स। एंटियाल किड्स, ये एंटियाल किड्स इसका राजदूत था भाई। एंटियाल किड्स का राजदूत था हेलियोडोरस। और ये बेसनगर लेक कौन से स्टेट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है या मध्य प्रदेश में पड़ता है? तो आपका ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश कौन बोल रहा है? बेसनगर, बेसनगर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। एक तीसरा है आपका भरूत लेक। भरूत लेक, ये भरूत लेक भी आपको शुंगों के बारे में जानकारी यहाँ पे देता है। भरूत भी, भरूत तो शायद सतना जिले में ये इसमें पड़ता है ना शायद, डॉक्टर रेखा? हाँ ठीक है, भरूच, ठीक है, ओके। हाँ, एमपी सतना में। अब आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। अब हम पढ़ेंगे विदर्भ युद्ध के बारे में एक बार। और थोड़ा हाँ विदर्भ युद्ध के बारे में आप देखिए, समझिए क्या था ये विदर्भ युद्ध। और ये क्षेत्र आप देख लीजिए, विदर्भ वाला क्षेत्र। ये पढ़ते हैं ना विदर्भ, मौर्य शुंग काल में विदर्भ आप पढ़ते हैं। विदर्भ युद्ध, ये मैप में आपको शो हो रहा होगा भाई, विदर्भ कहाँ है? विदर्भ आधुनिक काल में कौन सा क्षेत्र था विदर्भ वाला? विदर्भ महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में वो वाला क्षेत्र जो सा आपने देखा ना, जब आपने बहमनी साम्राज्य का पतन देखा, और बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद में आपने देखा कि वहां पे गोलकुंडा आया, वहां पे बीजापुर आया, वहां पे बीदर आया, वहां पे बरार आया, वहां पे अहमदनगर आया। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर। तो ये बोलोगे आप बरार वाला क्षेत्र। यस प्रदीप कुमार, एकदम सही बताया आपने कि जो बरार वाला जो क्षेत्र है, उसी को जो है यहाँ पे इंगित किया गया है विदर्भ के रूप में, उसी को आधुनिक ये, हाँ आधुनिक। देखिए कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि हमारा अंतिम मौर्य शासक कौन हुआ करता था, इस युद्ध की कहानी है। जैसे कि आप कर्नाटक युद्ध पढ़ते हैं ना आधुनिक भारत में, तो उसी प्रकार आप विदर्भ युद्ध को देखिए। उसी प्रकार आप विदर्भ युद्ध को देखिए कि कहानी ये है कि अंतिम शासक था आपका ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, ये बृहदत्त, ये थे अंतिम शासक बृहदत्त। तो बृहदर्थ के समय में जो आप देखेंगे, बृहदर्थ जो हमारा हुआ करता था, ये विदर्भ जो है उसी के अधीन हुआ करता था। ये जो क्षेत्र जो है उसी के अधीन हुआ करता था। ठीक है। और बृहदर्थ का जो यहाँ पे ये था अपना, बृहदर्थ जो मौर्य शासक जो था, ये जो है इसके एक सचिव हुआ करते थे जो अधिकारी होते हैं। और उसके सचिव जो हुआ करते थे बृहदर्थ के, उसका साला था जो है यहाँ पे बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। भाई मौर्य शासक बृहदर्थ, उसका कोई सचिव हुआ करता था, और सचिव का था साला। और साले का क्या नाम था? यज्ञसेन। नाम याद रख लेना। साले का क्या नाम था भाई? यज्ञसेन, यज्ञसेन। तो कहानी क्या हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहदर्थ की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या कर दी। और बृहदर्थ की हत्या करने के बाद में जो ये सचिव था इनका, इस सचिव को भी कैद कर लिया गया। बृहदर्थ की हत्या करने के बाद इस सचिव को कैद कर लिया गया। अब भाई सचिव को जब कैद कर लिया गया, अभी तक तो जो ये बरार या विदर्भ वाला क्षेत्र था इनके अधीन हुआ करता था। यज्ञसेन जो इसका रिश्तेदार हुआ करता था सचिव का, है ना, इसने अपने आप को इस वाले क्षेत्र में इंडिपेंडेंट अपने आप को कर लिया। इस वाले क्षेत्र में इंडिपेंडेंट अपने आप को कर लिया। यहां तक बात बताइए, समझ में आई सभी की, या दोबारा बताऊं कि क्या कहानी है अभी तक? कि भाई एक शासक, मौर्य शासक अंतिम बृहदर्थ, इसका कोई सचिव हुआ करता था। ठीक है। और इसका सचिव का एक साला हुआ करता था यज्ञसेन। पहले तो ये इनके अधीन रह के कार्य करता था। जब आप जानते हैं पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी, और बृहदत्त की हत्या करने के बाद के इसके सचिव को जो है जेल में डाल दिया। जेल में डाल देने के बाद ये तो नॉर्मल सेन का शत्रु हो गया भाई, पुष्यमित्र शुंग का शत्रु हो गया यज्ञसेन। और जब शत्रु हो गया, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट यहाँ पे कर लिया, अपने आप को यहाँ पे इंडिपेंडेंट यहाँ पे कर लिया। और आप जानते हैं यहीं पे विदिशा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर विदिशा के अंदर जो है अग्निमित्र जो है राज्यपाल हुआ करता था। अग्निमित्र जो है यहाँ पे राज्यपाल हुआ करता था। जो अग्निमित्र आपने देखा मालविका अग्निमित्र में, यानी कि उनका बेटा ये राज्यपाल हुआ करता था। और इस अग्निमित्र का जो यहाँ पे राज्यपाल हुआ करता था, इसका एक दोस्त हुआ करता था माधव सेन। ये पूरी वही कहानी है जैसे कर्नाटक संघर्ष में आपने बहुत सारे नाम पढ़ने होते हैं।
अग्निमित्र का एक दोस्त हुआ करता था माधव सेन। माधव सेन, और माधव सेन किसका चचेरा भाई था? माधव सेन चचेरा भाई था यज्ञ सेन का। माधव सेन चचेरा भाई था यज्ञ सेन का। देखिए मैं आप लोगों से कहलवाऊंगा। हाँ बताइए स्वाति, इसको बताने का प्रयास करिए इतना, है ना, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। जो अभी तक मैंने बताया इसको बताने का प्रयास करिए, ये मैप में आपके सामने जो है। कौन स्टूडेंट करेगा? मैं हाँ बताइए स्वाति। मैं बताऊं, ये जो एम्स वाला क्षेत्र बता रहे हो ना, वाला ये ब्रह्मदत्त जो है ना, हाँ। का साला था। नहीं, ब्रह्मदत्त का साला नहीं था, पहली बात। प्रयादर्थ का साला नहीं था ये। सॉरी सॉरी, प्रयादर्थ के सचिव का साला था। सचिव का साला, सचिव का साला था यज्ञ सिंह। हम्म। फिर इन्होंने शुरू में जब इनको मार दिया था तो इसको बंदी बना लिया, तो इसका ये शत्रु बन गया बंदी किसको बनाया? यज्ञ सेन को। यज्ञ सेन को बंदी नहीं बनाया। प्रयादत्त को मारने के बाद इसके सचिव को बंदी बनाया था। अच्छा, सर समझ में नहीं आई हाँ वो कोई बात कैसे नहीं, अब क्या। समझाएगा ना, तभी तो दोबारा रिपीट करने के लिए बोला। क्योंकि बहुत सारा चीज मुझे लगा इसका साला था ये यज्ञ सेन, इसको बंदी बनाया था, वो सचिव वो दोनों में हो गया। नहीं, हाँ। हाँ सचिव को बंदी बना लिया, आगे बताइए। सचिव को बंदी बना लिया, और जो सचिव का साला था यज्ञ सेन, ये इससे छूट गया, मतलब वन से इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, तो इसका राज्य अलग हो गया ये। हम्म। और जो इससे ऊपर वाला जो आपने तमिल वाला बताया, तो समझ में नहीं आया सर। आप सुषमा आप बताइए। सर ये जो वृहदत्त था, तो शुंग ने इसका मर्डर कर दिया, और जो इसका जो ये अध्यक्ष था, हम्म। उसका साला था यज्ञसेन। उसने अध्यक्ष को सर कैद कर लिया, और जो उसका यज्ञसेन जो उसका साला था, उसने ये जो क्षेत्र था जो आपने हाईलाइट कर रखा है, इसको अलग कर लिया। और ये जो क्षेत्र था ये अग्नि शुंग के मतलब वो इसका वो था। अग्निमित्र इसका बेटा, हाँ। हाँ, अग्निमित्र वो था सर, और अग्निमित्र का जो एक अध्यक्ष था सर, वो यज्ञ सेन का चचेरा भाई था। अग्निमित्र का दोस्त था ये माधव सेन। हाँ जी सर, माधव सेन। ये हाँ, माधव सेन इसका चचेरा भाई था। इन दोनों में एक प्रतिद्वंदिता बनी हुई थी, और इन दोनों में प्रतिद्वंदिता बनी हुई थी। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि एक बार यज्ञ सेन ने इस माधव सेन को गिरफ्तार कर लिया। यज्ञ सेन ने माधव सेन को गिरफ्तार कर लिया, और जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो ये जो है इन्होंने अग्निमित्र, क्योंकि अग्निमित्र का दोस्त होता था ये माधव सेन, तो इन्होंने बोला यज्ञ सेन को कि भाई इसको छोड़िए। इन्होंने क्या बोला, क्या शर्त रखी यज्ञ सेन ने, कि आप जो है पहले ये जो अध्यक्ष ये सचिव को जो आपने यहाँ कैद कर रखा है, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो तभी मैं माधव सेन को यहाँ पे छोड़ूंगा। ये बात यहां तक समझ में आई? समझ में आई यहाँ तक भाई? सर हाँ। ये जो ये इसका शुंग वंश का फ्रेंड कौन था? देखिए दोबारा, एक बार आप बताओ, प्रदीप, प्रदीप आप आंसर देना चाह रहे थे ना, आप बताओ, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, आज ही हम कंप्लीट करेंगे इसको, आराम से करेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए सभी का, रटना नहीं है। बताइए प्रदीप, माइक ऑफ करिए, जिसका माइक ऑन है ना माइक ऑफ कर लीजिए इसको। शर्मा। हाँ बता दीजिए। सर शुंग वंश का जो पितृ तुंग था, उसने बृहद्रथ को मार दिया। हम्म। उसका जो सचिव को कैद कर लिया। हम्म। तो जो उसका साला था यज्ञसेन, वो इंडिपेंडेंट हो गया। हम्म। उसके बाद जो यहाँ पे है सर, जो अग्निमित्र था सर, अग्निमित्र का जो अध्यक्ष था वो हम्म। माधव सेन। हम्म। और इसका यज्ञसेन का चचेरा भाई था। हम्म। तो एक बार क्या हुआ सर कि यज्ञसेन और माधव सेन में वो होता रहता था, कंफ्लिक्ट होता रहता था। तो यज्ञसेन माधव सेन को कैद कर लेता है। तो ये छोड़ने के लिए बोलता है, तो बोलता है पहले जो इसका मतलब इसका ये साला था, तो इसका जीजा हुआ सर, ये क्या बोलते हो, बोला उसको पहले छोड़ो तो मैं छोड़ूंगा, ऐसा सर। आगे बिल्कुल सही बात है, तो इन्होंने छोड़ा नहीं। तो फिर अग्निमित्र ने जो है आदेश दे दिया कि भाई अपने सेनापति को, और अग्निमित्र का सेनापति कौन था जो यज्ञ सेन पर आक्रमण करने के लिए गया, एक नाम और नया ऐड होता है यहाँ पे, वो नाम है आपका वीरसेन। क्या नाम है भाई? वीरसेन। देखिए यज्ञ सेन, माधव सेन, वीरसेन, कंफ्यूज नहीं हो रहा है इनमें, है ना? ये वीरसेन को किसने भेजा भाई विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए? वीरसेन को भेजा अग्निमित्र ने। वीरसेन को
किसने भेजा भाई? विदर्भ पर आक्रमण, ये यज्ञसेन पर आक्रमण करने के लिए। तो ये भेजा आपका अग्निमित्र ने। और ये क्या करता है, वीरसेन जो है यज्ञसेन को यहाँ पे पराजित कर देता है। और आप देखते हैं कि विदर्भ राज्य जो है वो फिर उसके बाद में दो भागों में बढ़ जाता है। और दो भागों में एक ये नदी है, जैसे कि आप बोलते थे कि किसी शहर को एक नदी दो बार उसमें आधा आधा कट करती है, तो ये वर्धा नदी है। ये वर्धा नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। और ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दो भागों में डिवाइड हुआ। और एक भाग जो गिरफ्तार इन्होंने किया था माधव सेन, उसको यहाँ पे प्राप्त हुआ। माधव सेन यज्ञसेन में फिर इनमें दोनों ने शुंगों को अपना वो मान लिया। यानी कि जो राज्य अभी इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कि ये विदर्भ राज्य अभी इंडिपेंडेंट हुआ था, नवजात ही था, अभी तो छोटा सा एक बच्चा था, ये दोबारा फिर जो है ये सुंग डायनेस्टी के अंदर ही दोबारा से ये मिला लिया गया। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं दोबारा से, कि जो अभी अभी जिसकी जड़ें जमने लगी थी उसको दोबारा से यहाँ पे इसको मिला लिया गया। तो बात समझ में आई भाई? तो ये चीजें थी इसके अंदर, विदर्भ के युद्ध के अंदर। तो ये बताइए कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसके ये विदर्भ का युद्ध समझ में ना आया हो? कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट तो बता दीजिए, है कोई? मैं समझा दूंगा दोबारा से, अगर कोई भी ऐसा है तो समझ में आना चाहिए। देखिए कर्नाटक युद्ध को आप कितना रट ले, अगर आप उसको समझेंगे नहीं ना तीनों युद्धों को। अच्छा एक बार और बताऊं प्रतिभा चौहान, देखिए फिर एक ही मिनट में बताता हूं दोबारा से। ओके नेहा, रुचि, आप जानते हैं मौर्य काल में एक शासक हुआ करता था वृहदत्त, ये नाम आपने सुना होगा। अंतिम शासक था वृहदत्त मौर्य काल में। वो ज्यादा योग्य शासक नहीं था, उसकी हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग, कर देता है। तो एक क्षेत्र पड़ता है ये महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ वाला, जिसको आप बरार भी बोलते हैं, मतलब आधुनिक समय में बरार वाला क्षेत्र। जब पुष्यमित्र शुंग बृहदरथ की हत्या कर देता है, तो वह उनके जो अधिकारी हो गए, उनको अधिकारी को या तो ये शुंग के साथ मिलना था उन्हें, अगर वो उनका अपोजिशन करेंगे शुंगों का तो इनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदरथ के सचिव को या अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया, इस सचिव इस अध्यक्ष का एक साला हुआ करता था, जो थे अपने यज्ञसेन, जो कि विदर्भ क्षेत्र से था। जब सचिव दुश्मन हुआ शुंगों का, बृहदरथ दुश्मन हुआ शुंगों का, यज्ञसेन भी दुश्मन हुआ शुंगों का, तो इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया और अपने आप स्वाभाविक शत्रु मान लिया शुंगों का। तो बात ठीक है यहां तक। इसके बाद क्या हुआ कि अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्र का बेटा था, विदिशा से राजा शासन कर रहा था उपराजा के रूप में। इसका एक दोस्त हुआ करता था माधव सेन, और जो माधव सेन दोस्त हुआ करता था ये यज्ञसेन का चचेरा भाई था, ये यज्ञसेन का चचेरा भाई था। तो यज्ञसेन ने क्या किया, माधव सेन को गिरफ्तार कर लिया एक बार। तो जब इसने अग्निमित्र ने जो है इसको छुड़वाने के लिए बोला, तो इसने बोला कि ये जो हमारे यहाँ पे सचिव साहब है या हमारे जो भी रिलेटिव है इसको छोड़ दीजिए। तो ये बात तो इन्होंने नहीं मानी। तो अग्निमित्र ने क्या किया, वीरसेन को भेजा, और वीरसेन को भेजकर इसको छुड़वाया, और आधा राज्य माधव सेन को मिला और आधा राज्य यज्ञसेन, आधा राज्य माधव सेन को मिला, आधा सेन यज्ञसेन को मिला। और वर्धा नदी को इसको दो मतलब वो इसकी सीमा रेखा को निर्धारित करने वाली माना गया। तो बताइए अब भाई, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? इसमें सर युद्ध हुआ था कि बंटवारा हुआ था राज्य का? पुष्यमित्र युद्ध हुआ था तभी बंटवारा होगा, कोई ऐसे तो नहीं कहेगा कि यार भाई साहब ये हम आए हैं यहाँ पे वीरसेन, है? युद्ध हुआ होगा या जो भी कुछ हुआ होगा, पराजित हुआ होगा, तभी तो हार स्वीकार की। वीरसेन भी कोई रिलेटिव था क्या? वीरसेन इनका सेनापति था अग्निमित्र का, समझिए। चलिए अब आगे बढ़ देते, थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं। अब ये कहानी थी विदर्भ युद्ध की। विदर्भ युद्ध के बारे में पता चल गया आपको, इनके साहित्यिक पुरातात्विक स्रोतों के बारे में आपको पता चल गया कि अयोध्या लेख, बेसनगर लेख, भरूत लेख जानकारी हमें देते हैं इनके बारे में। शुंगों के बारे में मैंने आपको बताया कि शुंगों के बारे में कोई बोलता है कि ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे, कोई बोलता है कि कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे, कोई बोलता है इनको कि नहीं ये जो पारसी थे, पंडित हरप्रसाद शास्त्री जो है, क्योंकि इनके नाम के आगे मित्र जुड़ा हुआ था, और मित्र जो है यानी कि ये सूर्य के उपासक होते थे, तो इस वजह से इनको पारसी बोला गया।
इस वजह से इनको जो है पारसी इनको बोला गया है। तो अलग अलग जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में इतनी बात है, अगर आपको पता है कि इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। इन्होंने जो है एक उपाधि मिलती है पुष्यमित्र शुंग की सेनानी, एक उपाधि मिलती है पुष्यमित्र शुंग की सेनानी। देखिए पहले जब ये सम्राट बनने से पहले इनको ये उपाधि मिली हुई होगी, जब ये सेनापति थे या जो भी थे। तो बाद में भी जब ये सम्राट बन गए तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने चेंज कर दिया, ये उपाधि इनकी तब भी रही। तो सेनानी उपाधि इनकी मिलती है, या और कई सारी ओदबिज, कई जगह इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इनको ओदबिज बोला गया है। यानी कि ओदबिज का मतलब होता है अचानक उठने वाला। ओदबिज का मतलब क्या होता है भाई? अचानक उठने वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप मैप के अंदर, ये मैप है आपका शुंगों के बारे में, ये मैप है आपका शुंगों के बारे में, शुंगों के बारे में जानकारी देता है। देखिए यहाँ पे ये है उज्जैन, ये है आपका सांची, ये आपका शुंगपुर डायनेस्टी, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, यानी कि ये सब क्षेत्र जो है आपका शुंगों का यहाँ पे दिया गया है। यानी कि कभी कभी हो सकता है आपको इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। तो अगर आपसे पूछा जाए इनका साम्राज्य के बारे में, तो एक उत्तर प्रदेश में धनदेव का अयोध्या लेख मिला है। धनदेव का अयोध्या में लेख मिला है कि नहीं मिला है भाई? तो अयोध्या इनके क्षेत्र में होगा। अगर आप नॉर्मल सी बात देखें, उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या अयोध्या मतलब कि कोसल जो राज्य है, कोसल जो राज्य है उनके क्षेत्र में होगा अयोध्या लेख। तो उत्तर प्रदेश अयोध्या से लेकर विदिशा के बारे में उल्लेख हुआ है कि नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में? विदिशा मध्य प्रदेश में, तो विदिशा भी इनके क्षेत्र का भाग रहा होगा, विदिशा भी इनके क्षेत्र का भाग रहा होगा। विदर्भ को इन्होंने वैसे भी जीत लिया था बाद में, विदर्भ को इन्होंने बाद में वैसे भी जीत लिया था। एक स्रोत में हमें जानकारी मिलती है कि भाई जालंधर सियालकोट पर भी इनका अधिकार था। सियालकोट जो यूनानियों ने आक्रमण किया था, यूनानियों को पराजित किया था, तो सियालकोट साकल नाम मिलता है कि साकल पर भी इनका अपना अधिकार यहां पर था। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि ऊपर हिमालय से लेकर नीचे बरार तक, यानी कि विदर्भ तक, हिमालय से लेकर बरार तक, इधर आप बोल सकते हैं पश्चिम में पंजाब से लेकर मगध तक, यानी कि बिहार तक का एरिया जो है वो शुंगों के अधीन हमारा आता था, इधर शुंगों के अधीन हमारा आता था। बताइए इतनी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? कि नीचे विदर्भ तक, इधर मगध तक, इधर पंजाब सियालकोट तक, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे आपका आता है। देखिए यवनों का जो आक्रमण है, इनके बारे में कई सारे इतिहासकारों ने बोला है कि भाई यवनों ने भारत पर आक्रमण किया है। मैंने चाहे अभी अभी 3 स्रोत भी बताए हैं। कौन कौन से 3 स्रोतों में मिलती है यवनों के आक्रमण के बारे में जानकारी? बताइए कौन कौन से वो 3 स्रोत है जो आपको यवनों के आक्रमण के बारे में जानकारी देता है? तो आप बोलेंगे पतंजलि का महाभाष्य, आप बोलोगे गार्गी संहिता, आप बोलोगे कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, आप बोलोगे कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। देखिए ये प्रॉपर जानकारी नहीं है कि यवन आक्रमण करने वाला कौन था। कोई बोल देता है कि डेमेट्रियस था, कोई बोल देता है कि आपका डेमेट्रियस था, या कोई किसी दूसरे मिनांडर का नाम ले देता है कि मिनांडर ने आक्रमण किया था। लेकिन ये स्पष्ट रूप से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है कि मिनांडर था या डेमेट्रियस था। ये पुष्यमित्र के समय की मैं बात यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो हालांकि यवन आक्रमण के बारे में जानकारी देने वाले ये 3 स्रोत आपके यहाँ पे रहे हैं, 3 स्रोत यहाँ पे आपके रहे हैं, और ये जानकारी देते हैं कि भाई ये वसुमित्र ने जो है यवनों को पराजित किया था और सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी मैंने आपको बताया कि कोई मध्य प्रदेश वाली काली नदी को बोल देता है, या फिर आपका पश्चिम उत्तर पश्चिम वाली जो सिंध नदी है उसको यहाँ पे बोला गया है। ये बोला गया है कि यहाँ पे यवनों के आक्रमण यहाँ पे हमारे हुए थे, ठीक है। तो इतना आपने यहाँ पे जानना है, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है, बस इतनी बात आपने इनके अंदर देखनी है। अब आप इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में जान गए कि पंजाब से लेकर मगध तक, हिमालय से लेकर बरार तक। जान गए कि नहीं जान गए कि पंजाब सियालकोट से लेकर बरार तक, और इधर आपका पश्चिम में, सॉरी, हिमालय से लेकर बरार तक और पश्चिम में सियालकोट से लेकर मगध तक, ये इनका साम्राज्य विस्तार था। अब आप इनकी धार्मिक नीति देखिए कि इनकी धार्मिक नीति कैसी थी। यवनों के बारे में अब आगे बताऊंगा ना, तो प्रॉपर यवनों के बारे में रहेगा आगे, यवन जब हम पढ़ेंगे अभी, है ना। यवन शक पहला कुषाण वहां पे अभी, ठीक है।
तो यहाँ पे इनकी धार्मिक नीति देखिए, क्या ये बौद्ध धर्मों के प्रति उदार थे? जैसे अशोक ब्राह्मण धर्म के प्रति उदार थे, तो क्या ये बौद्ध धर्म के प्रति उदार थे? इनके बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म के प्रति उदार थे? नहीं, ये बौद्ध धर्म के प्रति उदार नहीं थे। इनको बौद्ध संहारक बोला गया है। इनको बोला गया है कि 84,000 जो स्तूप जो अशोक के द्वारा निर्मित कराए गए थे, उनको समाप्त करने वाला इनको बोला गया है। बौद्धों का घोर शत्रु इनको बोला गया है। बुद्धों की जो शिक्षा के प्रमुख जो केंद्र थे, उनको समाप्त करने वाला इनको बोला गया है। बौद्धों की शिक्षा के प्रमुख केंद्रों को समाप्त किया था इन्होंने, ठीक है। आगे चलकर आप 12वीं सदी में कौन करता है बौद्धों की शिक्षा के प्रमुख जो केंद्र थे उनको समाप्त? 12वीं सदी में कौन आता है भाई जो नष्ट करता है बौद्ध शिक्षा केंद्र को? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अच्छा, 8वीं और 9वीं शताब्दी में शिक्षा के लिए बौद्ध धर्म के बढ़ावा देने के लिए कौन सा डायनेस्टी आएगा हमारा? 8वीं और 9वीं शताब्दी में कौन सी डायनेस्टी आएगी हमारी जो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी? कई सारे संस्थान भी स्थापित होंगे। अरे गुप्ता नहीं होंगे डॉक्टर रेखा, गुप्ता 8वीं 9वीं शताब्दी में है क्या? पाल डायनेस्टी आएगी, पाल डायनेस्टी आएगी, पाल डायनेस्टी आएगी, पाल डायनेस्टी आएगी। तो पाल डायनेस्टी हमारी इनके आगे की भाई किस प्रकार से ये अपना इनको देते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज ये यहाँ पे जानते हैं, इनकी धार्मिक नीति में इन्होंने वैदिक यज्ञों को दोबारा से शुरुआत कर दिया कि वैदिक यज्ञ जो अनुष्ठान है उनकी दोबारा शुरुआत कर दी। अश्वमेध यज्ञ दोबारा से शुरू हो गए, यानी कि पशु बलि जो प्रथा है वो यहाँ पे दोबारा से प्रचलित हुई। और यहाँ पे जैसे कि पशु बलि में यानी कि वहां पे जीवों की हिंसा होती थी, जीवों की हिंसा यहाँ पे होती थी। यानी कि अभी तक अशोक ने क्या बोला था अपने पहले वृहद शिलालेख में? अशोक ने पहले वृहद शिलालेख में क्या बोला था कि बस सिर्फ और सिर्फ 2 मोर 1 हिरन मारे जाएंगे, अदरवाइज जो है पशुओं की हत्या नहीं होगी, पशु बलि जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे पक्षियों को मारने, पशुओं को मारने की अनुमति यहाँ पे दी गई थी और जीव ही जीव का आहार है, ये बात बोली गई थी। यानी कि पशु बलि प्रथा जो है दोबारा से इन्होंने शुरुआत यहाँ पे की थी धार्मिक नीति के अंदर, आप देखते हैं। और यहीं पे आप भागवत धर्म को देखते हैं, जो वासुदेव विष्णु की जो उपासना है ये शुरुआत होती है, जिसकी जानकारी आपको हेलियोडोरस के बेसनगर लेख में मिलती है, जो कि भागभद्र के दरबार में आया था। और भागभद्र कौन से नंबर का शासक था आपका? भागभद्र कौन से नंबर का शासक था आपका शुंगों में? तो ये 9वें नंबर का शासक, 9वें नंबर का शासक था। तो अच्छा, सबसे पहले एक काम करिए आप कि आप सभी के सभी 10 के 10 शासकों की क्रोनोलॉजी बताइए, कमेंट में लिखिए। 10 के 10 शासकों की क्रोनोलॉजी कमेंट में लिखिए आप। 10 के 10 शासकों की क्रोनोलॉजी कमेंट में लिखिए भाई, कौन कौन से पुष्यमित्र के बाद में इनका। अच्छा, आप एक एक बताइए। चलो, पुष्यमित्र के बाद में इनका उत्तराधिकारी कौन था भाई? अग्निमित्र। अग्निमित्र एक एक बताते चलिए मेरे साथ में, इनके बारे में डिटेल नहीं बता दूंगा फिर। अग्निमित्र के बाद में, अग्निमित्र के बाद में, अग्निमित्र के बाद में बताइए ना। अच्छा, अग्निमित्र के बाद में सुजेश, उसके बाद में वसुज्येष्ठ, वसुज्येष्ठ के बाद में सुज्येष्ठ, वसुज्येष्ठ या वसुमित्र, वसुमित्र भी आता कई जगह ना, वसुमित्र। वसुमित्र के बाद में, वसुमित्र के बाद में आंद्रक, आंद्रक के बाद में पुलिंदक, आंद्रक के बाद में पुलिंदक, पुलिंदक के बाद में घोष, घोष के बाद में घोष और वज्रमित्र। उसके बाद में 9वें नंबर पर भागभद्र, भागभद्र, भागभद्र। और 10वें नंबर पे आपका देवभूति, देवभूति, देवभूति। तो बेसनगर का जो लेख है एलियोडोरस के द्वारा जो स्थापित किया गया है, किसके दरबार में था भाई? बेसनगर, एलियोडोरस किसके किसके समय में? ये नहीं, देवभूति नहीं, भागभद्र के, भागभद्र के समय में, भागभद्र के समय।
ठीक है, और ज़्यादा जानकारी इनके बारे में आपने नहीं रखनी है कि वसुमित्र विलास प्रिय था, ये सारे के सारे ज़्यादा डिटेल नहीं, बस क्रोनोलॉजी में आपने इनको याद रखना है। और इनकी मृत्यु के बाद में फिर कण्व वंश के शासक आए। 4 शासक थे भाई कण्व वंश के, उनके बारे में कोई इतिहास आपने नहीं जानना है कि उनका कण्व वंश का इतिहास, बस सिर्फ और सिर्फ आपने उन 4 शासकों के नाम बता देने हैं। 4 शासकों के नाम बता देने हैं उन कण्व इतिहास वाले शासकों के। बता दो एक बार, क्या-क्या नाम थे उनके कण्व वालों के? क्या-क्या नाम थे उन कण्व वालों के? देवभूति के बाद में वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और आपका सुशर्मा। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और आपका सुशर्मा। सुशर्मा, इतना याद रख लीजिए, इससे ज्यादा आपने याद इसमें नहीं रखना है। अब इनकी दोनों की सामाजिक जीवन मूलतः मतलब शुंगों का जो सामाजिक जीवन है उस सामाजिक जीवन और देख लीजिए आप। 1 मिनट थोड़ा शांत कर दूं गले को, है ना, तो थोड़ा सा फिर और अच्छे से आएगा। 1 मिनट मेहनत किया करो भाई, है ना। देखिए पूरी एनर्जी लगती है। आप जब आप हालांकि आप कहीं ना कहीं कोई टीचर है, आप भी सेट करते हैं, आपको पता है ना कितनी एनर्जी लगती है जब बोलते हैं। और मैं तो गला फाड़ फाड़ के बोलता हूँ, है ना। मुझे आराम से ऐसे बिल्कुल ऐसे पढ़ाने में कि हाँ भाई बताइए, मजा नहीं आता मुझे पढ़ाने में। जब तक ये ना लगे कि भाई मैं जब तक जबरदस्त तरीके से ना बोलूँ तो फिर ये लगता है कि आप लोग सो जाएंगे अगर मैं ऐसे ही आराम आराम से बताता रहूंगा, है ना। हो जाता है ऐसा। क्या नींद आ जाती है मेरे जब मैं पढ़ाता हूँ? आती है किसी स्टूडेंट को? पता लग जाता है मुझे कौन सो रहा है यहाँ से। फिर ठीक है। अच्छा, नींद खुल जाती है। ठीक है। कई बार जब विदाउट ईयरफोन के जब आप क्लास लेते होंगे और घर में जो और फैमिली मेंबर होते होंगे ये कहते होंगे भाई ये टीचर जो है इनके बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज आवाज़ में बात पढ़ाते हैं। हुआ किसी के साथ ऐसा? हाँ, रेखा सिंह बताइए। सर मेरे हस्बैंड बोलते थे आप दिन भर क्लास चलती है तुम्हारी जब पेपर चल रहे थे। अच्छा, कह रहे थे वो उनको रेस्ट कितना टाइम दे मिलता होगा, मैं तो तुमको देखता हूँ कि तुम क्लास ही अटेंड कर रही हो मतलब। सही है। तब भी हमें सफलता मिल जाए तो वो भी ठीक। नहीं बहुत अच्छे से सर, आप तो मेहनत कर रहे हैं, वो हम लोगों के ऊपर है। लेकिन आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम देखे। ऐसे ही रहेगा भाई। ये हम ऐसा नहीं है कि सर भाई फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है सर। ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो है शुरुआत में कहीं होता है कि भाई जैसे कई सारी इंक्वायरी आती है और इंक्वायरी पे बोल देते हैं कि हमें डेमो चाहिए। नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं जैसे इंक्वायरी आती है डेमो चाहिए। एक चीज समझ में नहीं आती कि भाई बच्चे डेमो में क्या देखते हैं, मतलब टीचर के बारे में एक दो वीडियो, वो टीचर तो वही पढ़ाएगा ना डेमो में जो उसको आसान लगेगा या जो अच्छे तरीके से उसको पढ़ा सकता है टीचर ज्यादातर की केसेस में। हर रोज का डेमो है, हर रोज एक डेमो ही है, ये मान के चलना। तो अच्छे से सबकी अपनी अपनी अलग अलग मेंटेलिटी है भाई, और हमारे लिए तो सब। हाँ बोलिए स्वाति, फिर शुरू करता हूँ बस। सामाजिक जीवन इसका सामाजिक आर्थिक। सर डेमो पता है, मैं बताती हूँ आपको डेमो क्या होता है। डेमो ना आज तक लिया ही नहीं है। मतलब एक होता है ना टीचर से, टीचर पढ़ाता है ना तो एकदम से समझ में आता है, वो ऐसे लगता है कि डेमो, बट डेमो लेना कुछ नहीं है। और आपका तो डेमो मुझे लगता नहीं है कोई लेना चाहेगा, क्योंकि आपकी एक ही वीडियो ऐसी होती है कि दिमाग में से निकलती नहीं है कुछ भी चीज बाहर। अरे नहीं सर हमें, बस 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 सर अब ज्यादा आपने जो ज्यादा। सर आपने जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग जब मैंने डेमो दिया ना अपने कॉलेज में, तो मेरा सिलेक्शन सबसे फर्स्ट हुआ था, क्योंकि अरे आप ही के ट्रक से मैंने पढ़ाया मिठाई जगत कहाँ है लैब। फिर वो? मिठाई कहाँ पे है वो जब फर्स्ट हुआ? सर मैंने आपको बताया तो। बाजी ले लगी। सर
पैसा भेज दूंगी। अरे 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 अरे, हम ही भेज देंगे, हम ही भेज देंगे प्रभु, हम ही भेज देंगे। पैसा मिठाई के बराबर होता है क्या? नहीं नहीं सर, क्योंकि यहाँ से अगर भेजूंगी तो खराब हो जाएगी, वहां आप ताजी लेकर खा लेना और मुझे बता देना मैंने खरीद लिया है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। वो तो सम्मान होता है वो। ना तो पैसा होता है, ना वो मिठाई होती है असलियत में, तो भाई वो तो एक जी सम्मान होता है। जी ठीक है, जी चलिए कोई नहीं, जब फ्री होंगे कभी आएंगे दिल्ली की साइड तो बताना, फ्री खाएंगे। चलिए ठीक है। बिल्कुल सर। तो सामाजिक जीवन देखिए आप इनका, मौर्योत्तर काल का कोई ज्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा मौर्य काल में और मौर्योत्तर काल में। कल मैंने बताया था कि वहां पर भी आपने देखा कि वर्ण व्यवस्था आधारित समाज मौर्य काल का हुआ करता था। यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था समाज यहाँ पे हुआ करता था। अब कई सारी जातियां वहां पर भी आपने देखा कि समाज के अंदर अलग अलग जातियां निकल के आई थी, जाति प्रथा जो है वहां पे आई थी। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जाति प्रथा जो है यहाँ पर भी आप आ गई थी। ये जो गोत्र आप देखते हैं, अलग अलग गोत्र जो जो आप देखते हैं, ये यहाँ पे निकल के आई थी। ठीक है। तो यहाँ पे आप मनु के बारे में भी आप पढ़ते हैं कि भाई मनु क्या बोलता है, या शूद्र के बारे में भी आप बोलते हैं। यहाँ पर हम इनके जब इनके आगे सामाजिक जीवन इनके उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इनके एक तो 8 प्रकार के जो विवाह है, हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं इनको, लेकिन इसमें बता दूंगा कि 8 प्रकार के विवाह है। भाई एक आप जानते हैं कि भाई ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से शादी कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, या ब्राह्मण जो है वैश्य से शादी कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण जो है शूद्र से शादी कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, या फिर जो है शूद्र जो है ब्राह्मण से शादी कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, शूद्र की वैश्य के साथ में, शूद्र की इसके साथ में, ये कई प्रकार का होता है विवाह, ये आपको देखना है। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह कौन सा होता है भाई? जब कोई भी ऊपरी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ऊपरी वर्ग का जो व्यक्ति निचले वर्ग से जो शादी करता है उसको अनुलोम विवाह बोलते हैं। और प्रतिलोम विवाह, जब मान लिया कि कोई शूद्र व्यक्ति जो है ब्राह्मण से शादी कर रहा है, मतलब शूद्र यहाँ पे कौन है, तो ये क्या हो गया आपका प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, तो इनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। हाँ, तो इनके विवाह ये जो है इनके बारे में देखेंगे, एक बार बता देंगे इनके बारे में डिटेल से, है ना, कि क्या क्या था इनका। और इकोनॉमिक जीवन में, इनके आर्थिक जीवन में जब आप पढ़ते हैं तो आर्थिक जीवन वही था, वही एग्रीकल्चर था, वही पशुपालन था, वही अलग अलग कैटेगरी थी। कुछ सुनार हुआ करते थे, कुछ लोहकार हुआ करते थे, कुछ ताम्रकार हुआ करते थे, कुछ चित्रकार हुआ करते थे, कुछ जुलाई हुआ करते थे, कुछ दर्जी हुआ करते थे, कोई श्रमकार हुआ करते थे। कोई कोई ज्यादा इकोनॉमी में कोई ज्यादा चेंज इनका यहाँ पे नहीं आया था। स्थापत्य, इनकी स्थापत्य और उनकी स्थापत्य, दोनों के स्थापत्य को कल हम इसका डिस्कस करेंगे, मौर्य की, इनकी दोनों की। और उसके बाद में फिर हम अपना सातवान डायनेस्टी को, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, तो सातवान तो अकेले में ही होगा, तो सातवान को करके। तो आपका आज मेनली जो फोकस रहना चाहिए ना, जो आज आपने पढ़ना है भाई, एक तो इनको साहित्य को इनको देखो कि कहाँ पे यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, कहाँ पे इनको निम्न उत्कुल का बताया है, कहाँ पे इनको जो है अपना जो है ये अपना किसने इनको हत्यारा बताया कि इन्होंने जो है वृहदर्थ की हत्या की, या विदर्भ युद्ध के बारे में आपने जानना है, या पतंजलि के महाभाष्य के बारे में, बेसनगर लेख के बारे में, या धनदेव के अयोध्या लेख के बारे में, तो ये आपने ज्यादा देखना है। इसमें सामाजिक आर्थिक में इसके कोई ज्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है, वो हम इसमें देखेंगे। फिर हम कल जो है सातवाहन डायनेस्टी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो चीजें अच्छे से समझ में आप लोगों की आएगी अगर आप रीडिंग करेंगे। आज जो आपकी क्विज में कराऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ सुंग कर्ण से ही मैं आपको क्विज कराऊंगा, तो क्विज के लिए सभी जो लोग हैं रेडी रहना। ओके, 8 बजे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं भैया।